नमस्कार दोस्तों। भारत का केंद्रीय बजट 2025 पेश हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बजट 2025 से रिलेटेड जीके के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं आपको यहां पर 40 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और ये पहले नंबर का वीडियो है। इसके दो वीडियो आएंगे दोस्तों। ये पहले नंबर का वीडियो है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बजट से संबंधित। इसके बाद एक एडवांस वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको बजट जो 2025 का है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उस पर भी क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो ये पहले नंबर का वीडियो है जहां पर मैं आपको 40 से 50 प्रश्न देने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख लिया तो ये मान के चलिए कि एग्जाम में आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी की सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो से आपको 100% देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम हमारा ये वीडियो टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बजट के देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बजट के बारे में बता देता हूं कि बजट आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, बजट एक प्रकार का फाइनेंशियल प्लान है। आसान भाषा में समझाऊं मैं आपको तो सरकार अपने पूरे 1 साल का जितना खर्च करने वाली है और जितना रेवेन्यू जनरेट करने वाली है वो इस बजट में पेश करती है। इसको और आसान भाषा में समझें तो आप में से कुछ बच्चे घर से बाहर रहते होंगे तो वो अपने हर महीने का बजट बना के चलते हैं, ठीक है ना। कैसा बजट बना के चलते हैं कि उनको किस चीज पर कितना खर्च करना है। जैसे कि अगर आप बाहर रह रहे हैं घर से तो आपका घर का किराया, रूम का किराया कितना है, आपके घर के किराए के साथ आपको खाने पे कितना खर्च करना है, साथ में आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कितने हैं। तो जैसे कि किराया आपका 2000 रुपये है, खाना आपका 2000 रुपये का रहेगा और आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस 1000 रुपये है। तो इस प्रकार आप पूरे महीने का बजट बना लेते हैं कि मेरा महीने का पूरा बजट है 5000, ये मेरा खर्चा है। अब इसी खर्चे को अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप घर से कितना पैसा मंगाएंगे, आपको इतना ही पैसा मंगाना पड़ेगा। अगर इससे कम पैसा आएगा तो आपको बहुत दिक्कत आएगी और आप बोलते हैं अक्सर कि मेरा इस महीने का बजट गड़बड़ा गया। और अगर आपका इतना पैसा आ जाता है और आपके सारे खर्चे चले जाते हैं, मतलब खर्चों में इन्वेस्ट हो जाता है, तो आपका बजट बहुत अच्छा बनता है। इसी प्रकार सरकार भी क्या करती है कि पूरे साल का एक बजट बना लेती है। मतलब हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि बजट के जो भारत का बजट होता है वो 2 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा होता है बजट का जिसमें सरकार पैसा कमाना, मतलब किन किन तरीकों से पैसा कमाएगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों टैक्स। टैक्स मतलब होता है जैसे कि इनकम टैक्स हो गया या फिर जीएसटी हो गया। इस तरीकों से सरकार पैसा कमाती है, मतलब पैसा इकट्ठा करती है। और जो दूसरा जो पार्ट होता है उसमें खर्च करना, उस पैसे को खर्च करना, किन किन चीज़ों पर पैसा खर्च करेगी, जैसे कि स्कूल बनवाएगी, कॉलेज अस्पतालों पर कितना खर्च होगा, सड़कों पर कितना खर्च होगा, हमारी सेना पर कितना खर्च होगा और गरीबों से रिलेटेड जितनी भी योजना चलती है उन पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है, तो उन पर कितना कितना खर्च होता है। तो ये 2 पार्ट में भारत का बजट होता है कि कितना पैसा कमाना है और किन किन तरीकों से कमाना है सरकार को, और कितना पैसा खर्च करना है और कहां कहां पर खर्च करना है। ये पूरा लेखा जोखा बजट में होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बजट आखिर पेश क्यों किया जाता है, मतलब बजट क्यों बनाया जाता है। देखिए इसके 4 मैं आपको मुख्य पॉइंट बता देता हूं कि बजट आखिर बनाया क्यों जाता है। पहला होता है दोस्तों खर्चे का हिसाब रखना। सरकार अपने सारे खर्चों का हिसाब इसमें रखती है कि वहां कहां कहां पर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रही है या फिर खर्च कर रही है। दूसरा है कि देश की तरक्की में बहुत बड़ा भागीदार होता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है बजट। तीसरी इंपॉर्टेंट है कि गरीबों की मदद, जितनी भी गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं चलती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि किसान सम्मान निधि जो चलाती है सरकार, उस पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है। और जितनी भी अन्य योजना होती है राशन से रिलेटेड, फ्री स्कूल कॉलेज, जितनी भी पेंशन से रिलेटेड जितनी भी योजना चलती है उनमें कितना पैसा खर्च करने वाली है। चौथी होती है दोस्तों इसकी ज़रूरत आपातकाल के समय, कोरोना जैसी अगर महामारी आ रही है या फिर देश में कोई युद्ध चल रहा है तो उस समय बजट सबसे ज्यादा काम आता है, अगर आपने एक पर्टिकुलर बजट बना रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आखिर बजट बनाया क्यों जाता है। तो मैंने बजट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट चीजें पूरी बता दी है। अब हम देखेंगे दोस्तों टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बजट से संबंधित है। आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आपको हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। यहां पर पहला प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में 100% लिखना है। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। साथ साथ आपका जो भी उत्तर है
उस उत्तर से संबंधित वो पर्सनालिटी का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। भारत का केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर लिखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप क्या कीजिए कि हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, लेकिन बहुत कम बच्चे, सिर्फ 1-2 बच्चे ही, वो भी 4-5 प्रश्नों का आंसर ही कमेंट बॉक्स में देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि क्या होगा कि आपको भी याद होगा। अगर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का उत्तर तो आपको भी याद होगा। इस क्वेश्चन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूं कि जो भारत का केंद्रीय बजट है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि केंद्रीय बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है, तो संविधान के जो अनुच्छेद 112 है उसके तहत पेश किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री। कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री का नाम अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जो बच्चे सारे क्वेश्चन का आंसर लिखेगा, मैं ये मान के चलूंगा कि उस बच्चे का 100% एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है। बताएंगे बजट में रेवेन्यू डिफिसिट का क्या अर्थ है। ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, अभी न्यूज में भी बहुत चल रहा है कि रेवेन्यू डिफिसिट आखिर होता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्व व्यय ग्रेटर देन राजस्व आय। मतलब राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय, जैसे कि वेतन हो गया, सब्सिडी हो गया, उसकी राजस्व आय मतलब जो कर, जो हम टैक्स लगाते हैं उससे अधिक हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आपका खर्चा ज्यादा हो जाए और आपको पैसे घर से कम आए। मैंने शुरू में आपको बताया था, आपने पूरा 5,000 का आपने बजट बनाया और आपका खर्चा हो गया 7,000, लेकिन आए कितने थे घर से? 5,000 ही आए थे, तो 2,000 आपका रेवेन्यू डिफिसिट हो गया। सरकार भी इसी तरह काम करती है, बजट बनाया 5,000 का, खर्चा हो गया 7,000 का, तो 2,000 का उसको लॉस हो गया। इसको बोलते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। मतलब राजस्व आय, राजस्व व्यय ज्यादा हो जाता है और राजस्व आय कम हो जाती है, तो उसमें सरकार को रेवेन्यू डिफिसिट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ऐसा कैसा सभी बच्चे रोक के लिखिए। अगर आपको पता नहीं है ना, आपको तभी याद होगा हर प्रश्न जब आप लिखेंगे। मुझे सिर्फ 4 से 5 ऐसे बच्चे चाहिए जो मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी के साथ लिखेंगे। तो ये मान के चलिए कि आप एग्जाम में अगर जीके का कोई भी क्वेश्चन दिखा और आपने गेस भी किया तो आपको उसका सही उत्तर पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि लिखने से बहुत ज्यादा याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे, वोट ऑन अकाउंट क्या है? वोट ऑन अकाउंट क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, अंतरिम बजट। वोट ऑन अकाउंट लोकसभा द्वारा नए बजट पारित होने तक सरकार को अगले कुछ महीने के लिए व्यय की अनुमति देता है। यह आम चुनाव या सरकार बदलने के दौरान भी प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, अंतरिम बजट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? अंतरिम बजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे, भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब मिलाया गया? आपको पता होगा रेल बजट अब को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। तो ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, वर्ष 2017 से। 2017 में रेल बजट को 92 साल बाद केंद्रीय बजट में समाहित कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? रेलवे के वित्तीय प्रबंधन को सरल बनाना था। वित्तीय प्रबंधन को सरल बनाना था, इसलिए इसको मर्ज कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, फिस्कल डिफिसिट की गणना किस सूत्र से की जाती है? बताएंगे फिस्कल डिफिसिट की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कुल व्यय माइनस गैर ऋण पूंजीगत आय। अगर कुल व्यय में से गैर ऋण पूंजीगत आय को घटा देंगे तो फिस्कल डिफिसिट निकल जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। सभी कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर पूरा पूरा, आपको याद करना है, ठीक है ना, आपको भूलना नहीं है। मैं 4 से 5 मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में पूरे पूरे लिखेंगे। देखता हूं कि कौन बच्चा है जो पूरे आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी लागू होने के बाद बजट में किस प्रकार के कर शामिल नहीं होते हैं? तो देखिए जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय उत्पादन कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क मतलब एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स जैसे अप्रत्यक्ष कर अब हट गए हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बजटरी घाटे को नियंत्रित करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो बजटरी घाटे को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों रंगराजन समिति गठित की गई थी। 2017 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। समिति ने क्या करा था? राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी 3% तक सीमित रखने की सिफारिश भी की थी इसके अंतर्गत,
चलिए कमेंट बॉक्स में सभी ने लिख दिया ना, वीडियो पॉज करके हर प्रश्न का उत्तर आपको पूरा पूरा लिखना है। यहाँ लिखना है रंगराजन समिति बजटरी घाटा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको भी अच्छे से पढ़ना है, आपको याद होना चाहिए प्रश्न हर। बताएंगे कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या दर्शाता है? तो बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बुनियादी ढांचे और संपत्ति निर्माण पर खर्च क्या दर्शाता है? पूंजीगत व्यय में सड़क, बंदरगाह, स्कूल आदि के निर्माण पर होने वाला खर्च शामिल है जो दीर्घकालीन आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या दर्शाता है? बुनियादी ढांचे और संपत्ति निर्माण पर खर्च। लिखेंगे सभी, बुनियादी ढांचे और संपत्ति निर्माण पर खर्च। थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा लिखना, लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए, प्रश्न याद करने, तो हर प्रश्न आपको आंसर लिखना पड़ेगा। बताएंगे डायरेक्ट टैक्स कोड का उद्देश्य क्या है? डायरेक्ट टैक्स कोड का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, कर प्रक्रिया सरल बनाना। डायरेक्ट टैक्स कोड का उद्देश्य क्या होता है? कर प्रक्रिया को सरल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के बजट को संसद में किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, मैंने शुरू वाले क्वेश्चन में आपको एक फैक्ट बताया था, उसके अंतर्गत बताया था। तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि भारत का जो बजट है उसको संसद में किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाए। सबको तो लिखना है, इसका आंसर पूरा पूरा लिखना है, ठीक है ना, जो भी इसका आंसर हो इनमें से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, मध्यम अवधि राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? मध्यम अवधि राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना। यह दस्तावेज 3 वर्षों के लिए राजकोषीय लक्ष्य जैसे घाटे की सीमा निर्धारित करता है ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं। आर्थिक समीक्षा मतलब इकोनॉमिक सर्वे जो इसके पहले होता है, किसके द्वारा पेश की जाती है? ठीक है ना, बजट के जस्ट पहले आर्थिक समीक्षा होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वित्त मंत्री। कौन है वित्त मंत्री? कमेंट बॉक्स में आपने लिख ही दिया होगा। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा बजट के एक दिन पहले जारी की जाए, जस्ट एक दिन पहले जारी होता है, ठीक है ना, जब बजट आता है उसके एक दिन पहले जारी होता है इकोनॉमिक सर्वे। यह देश की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बजट की जो एक दिन पहले आता है। कमेंट बॉक्स में सबने लिख दिया होगा, आशा करता हूं। बताएंगे FRBM अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? FRBM अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सबसे पहले FRBM होता क्या है? तो ये होता है दोस्तों फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना। क्या होता है? राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना। कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे, ठीक है ना। और FRBM का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आगे मैं आपसे प्रश्न में पूछूंगा, आपको लिखना पड़ेगा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक घाटा मतलब प्राइमरी डिफिसिट क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज संतुलन। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से अगर ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो यह प्राप्त हो जाता है। यह सरकार की नई उधारी की आवश्यकता को भी दर्शाता है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर देखिएगा। अनुपूरक बजट सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वार्षिक बजट का संशोधन। यदि वर्ष के दौरान अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है तो सरकार संसद में अनुपूरक अनुदान मांगती है। इसे अनुपूरक बजट दोस्तों कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सप्लीमेंट्री बजट इक्वल टू वार्षिक बजट का संशोधन। वीडियो को पॉज करके लिखें, लेकिन लिखे जरूर, आपको तभी याद होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ है? बताएंगे दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए सभी फटाफट। जितने ज्यादा लाइक आएंगे उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर लाता रहूंगा। तो बताएंगे डिसइन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना। डिसइन्वेस्टमेंट सरकार द्वारा PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है उसमें अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया है, जिससे राजस्व बढ़ता है और कंपनियों का निजीकरण भी होता है, जो कि हम नहीं चाहते। बताएंगे दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर फटाफट।
अनुच्छेद 110 भारतीय संविधान में किससे संबंधित, ये थोड़ा सा अलग अनुच्छेद है, ठीक है ना। अभी हम एक दूसरे अनुच्छेद की बात करी थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 110 की। तो जो अनुच्छेद 110 है दोस्तों वो संबंधित है धन विधेयक। कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे धन विधेयक इक्वल टू अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। केवल लोकसभा ही धन विधेयक पारित कर सकती है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कौन करता है धन विधेयक पारित, तो लोकसभा ही कर सकती है और इसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की भी आवश्यकता होती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की भी आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों। कर राजस्व में सबसे बड़ा योगदान किस कर का होता है, तो किस कर का होता है, तो इसका राइट आंसर को दोस्तों जीएसटी। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी जीएसटी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा योगदान होता है किसका होता है, जीएसटी का होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, राज्यों को राजस्व साझाकरण का आधार क्या है, राज्यों के राजस्व साझाकरण का आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वित्त आयोग की सिफारिश। वित्त आयोग की सिफारिश। वित्त आयोग क्या करता है, हर 5 वर्ष में केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वित्त आयोग की सिफारिश। कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, बजट में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, बजट में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है वेतन, पेंशन और ऋण सेवा। गैर योजनागत व्यय में सरकार के नियमित खर्चे जैसे प्रशासन, ब्याज भुगतान शामिल होता है, जबकि योजनागत व्यय विकासात्मक परियोजनाओं के लिए होता है। तो जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें वेतन, पेंशन और ऋण सेवा आती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। CESS क्या है, आपने सुना होगा सेस। CESS क्या है, तो विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया कर, ठीक है ना। सेस क्या होता है, एक अतिरिक्त कर है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य जैसे कि स्वच्छ भारत शिक्षा के लिए लगाया जाता है। इसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया कर सेस होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे, बजट एस्टीमेट कितने भागों में पेश किया जाता है, तो बजट एस्टीमेट दोस्तों 2 भागों में पेश किया जाता है। पहला भाग होता है कॉन्सोलिडेट फंड, सरकार की मुख्य आय व्यय, और दूसरा होता है कॉन्टीजेंसी फंड, मतलब सरकार की आकस्मिक व्यय के लिए। पहला होता है मुख्य आय व्यय के लिए और दूसरा होता है आकस्मिक व्यय के लिए, ठीक है ना। 2 भागों में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, बजट घाटे को वित्त पोषित करने का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरकारी ऋण। सरकारी घाटे को पूरा करने के लिए घरेलू और विदेशी स्रोतों से ऋण लेती है। यह सरकारी प्रतिभूतियों मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के माध्यम से जुटाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र को मिलता है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर इसका। सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र को मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों खाद्य वाले सेक्टर को, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे खाद्य सेक्टर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बजट टर्मिनोलॉजी में बीई और आरई का क्या अर्थ होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीई और आरई का मतलब होता है दोस्तों बजट एस्टीमेट और रिवाइज्ड एस्टीमेट। बीई इक्वल टू बजट एस्टीमेट और आरई का मतलब होता है रिवाइज्ड एस्टीमेट। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, व्यापार घाटा मतलब ट्रेड डिफिसिट क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आय इज ग्रेटर देन निर्यात। व्यापार घाटा तब होता है जब देश का आयात मूल्य के अनुसार निर्यात से अधिक होता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करता है। मतलब जब आयात ज़्यादा हो जाएगा और निर्यात कम होगा, मतलब हम आयात ज़्यादा करेंगे, मतलब हम चीज़ों को बाहर से ज़्यादा मंगाएंगे, आयात ज़्यादा करेंगे और निर्यात हमारा कम हो जाएगा, तो हमको क्या होता है ट्रेड डिफिसिट, मतलब व्यापार में घाटा होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बजट में किस नीति का उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राजकोषीय नीति। बजट में किस नीति का उपयोग किया जाता है, राजकोषीय नीति। सरकार खर्च और कराधान राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताएंगे भारत के संविधान में कॉन्सोलिडेटेड फंड किस अनुच्छेद में वर्णित है। मैंने आपको बताया था कॉन्सोलिडेटेड फंड किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 266 के अंतर्गत वर्णित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर,
कर राजस्व में नॉन टैक्स रेवेन्यू किसे कहते हैं? कर राजस्व में नॉन टैक्स रेवेन्यू किसे कहा जाता है? तो ये जुर्माने, ब्याज और लाभांश को। नॉन टैक्स रेवेन्यू में ब्याज मतलब सरकारी ऋण, लाभांश मतलब पीएसयू से जो आता है, जुर्माने और फीस शामिल होती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कमेंट बॉक्स में सभी जुर्माने, ब्याज और लाभांश, जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है इनको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फाइनेंस बिल मतलब वित्त विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? वित्त विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 117। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे। बजट प्रक्रिया में गिल्ट एज सिक्योरिटी जीसैक क्या होता है? तो जो बजट प्रक्रिया में गिल्ट एज सिक्योरिटी होती है दोस्तों, वो होती है सरकारी बॉन्ड। जीसैक सरकार द्वारा जारी दीर्घकालिक ऋण साधन है जिनके माध्यम से बजट घाटे को वित्त पोषित किया जाता है। ये आरबीआई द्वारा नीलाम किए जाते। कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे सरकारी बॉन्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की सीमा क्या है? कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 500 करोड़। यह फंड संसद की मंजूरी के बिना आकस्मिक व्यय के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी वर्तमान सीमा 500 करोड़ है, जिसे राष्ट्रपति नियंत्रित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? वीआईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में सभी इसका आंसर लिखेंगे। बजट किस भाषा का शब्द है? तो बजट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट शब्द एक फ्रेंच शब्द है दोस्तों। छोटा थैला, बॉगेट बोलते हैं उसको, छोटा थैला से आया है। ब्रिटिश संसद में क्या होता था? ब्रिटिश संसद में वित्त मंत्री थैले से बजट दस्तावेज निकालते थे, इसलिए इसका नाम, ये वाला नाम प्रचलित हुआ है बजट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आयात शुल्क मतलब कस्टम ड्यूटी किस प्रकार का कर है? तो कस्टम ड्यूटी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। आयात शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो देश में आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसका भुगतान आयातकर्ता करता है, लेकिन अंततः उपभोक्ता ही वहन करता है। मतलब जो हम खरीदते हैं ना सामान, फाइनली हमको ही इसको भी चुकाना पड़ता है। तो सभी लिखेंगे आयात शुल्क कस्टम ड्यूटी किस प्रकार का कर है? कमेंट बॉक्स में लिखिए अप्रत्यक्ष कर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताएंगे। वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होता है दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अनुच्छेद 280, ठीक है। बताएंगे कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का प्रबंधन किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के पास। यह फंड आकस्मिक व्यय के लिए रखा जाता है, आकस्मिक व्यय के लिए रखा जाता है और राष्ट्रपति के अधीन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर राष्ट्रपति। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैलेंस्ड बजट किस स्थिति को कहते हैं? बैलेंस्ड बजट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आपने बजट बनाया 5,000 रुपये का महीने का पूरा, और घर से भी आपको 5,000 रुपये आए और आपका बराबर पूरा महीने का बजट बराबर, मतलब आपको जितने आपने मंगाए थे उतने ही पैसे आ गए और आपका खर्चा भी उतना ही हुआ, तो आपका बजट बैलेंस बजट होगा। मतलब जब आपकी आय और व्यय बराबर हो जाए तो आपका बजट बैलेंस बजट हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में कौन सी राशि शामिल नहीं होती? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन डी, राज्यों के लिए विशेष अनुदान। देखिए राज्यों के लिए को विशेष अनुदान कॉन्सोलिडेट फंड से दिए जाते हैं। किससे दिए जाते हैं? कॉन्सोलिडेट फंड से दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1970-71 में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पद संभाला था, ठीक है ना। पूर्णकालिक अगर बात की जाए पहली वित्त मंत्री की, तो वो निर्मला सीतारमण है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, जो 2019 से बनी हुई है, ठीक है ना। पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, लेकिन पहली वित्त मंत्री की बात की जाए तो वो है इंदिरा गांधी, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। राजस्व बजट मतलब रेवेन्यू बजट में क्या शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, सरकार की दैनिक आय व्यय। राजस्व बजट में क्या शामिल होता है?
सरकार की दैनिक आय व्यय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल बजट के घटक कौन से हैं? तो कैपिटल बजट के घटक होते हैं ऋण प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पूंजी बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां जैसे ऋण हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया और व्यय जैसे बुनियादी ढांचा शामिल होता है। यह दीर्घकालीन विकास को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया? VIMP क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया? कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे जीएसटी इक्वल टू 1 जुलाई 2017। कमेंट बॉक्स में लिखिए जीएसटी इक्वल टू 1 जुलाई 2017, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर। लिख दीजिए, याद नहीं रहेगा नहीं तो लिखेंगे तो ही याद रहेगा। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। FRBM अधिनियम के तहत राज्य की घाटे की सीमा कितनी है? FRBM मैंने आपको थोड़ी देर पहले FRBM का फुल फॉर्म बताया था कमेंट बॉक्स में, अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको लिखना है। साथ में बताइएगा कितनी होती है सीमा इसकी, तो ये होती है GDP का 3%। ऑप्शन ए राइट आंसर, GDP का 3% होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC पर ब्याज किस प्रकार का राजस्व है? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर, गैर कर राजस्व होता है। किस प्रकार का होता है? गैर कर राजस्व होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सरकारी व्यय और कराधान प्रबंधित करना। सरकारी व्यय और कराधान प्रबंधित करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अनुच्छेद 293 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 293 आपका राज्यों को ऋण लेने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को ऋण लेने की शक्ति देता है, लेकिन यदि राज्य पहले से केंद्र ऋण पर है तो केंद्र की मंजूरी आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है सरचार्ज क्या है? दोस्तों सरचार्ज भी वर्ड आप सुन रहे होंगे। सरचार्ज क्या होता है? कर पर अतिरिक्त शुल्क को सरचार्ज कहा जाता है। सरचार्ज करदाता की आय के एक निश्चित स्तर से अधिक होने पर लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो 50 लाख से अधिक आय पर 10% सरचार्ज। आपने ये लाइन सुनी होगी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। राज्यों के वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? बताएंगे दोस्तों, राज्यों के वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए FRBM अधिनियम। कमेंट बॉक्स में यहां पर आपको 100% FRBM का फुल फॉर्म लिखना है। FRBM का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों आज का आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये पहले नंबर का वीडियो था। दूसरे नंबर के वीडियो में मैं आपको बजट 2025 से इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स होंगे उन पर संबंधित भी क्वेश्चंस बता दूंगा। शाम को या फिर कल ये वीडियो आ जाएगा। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लेना और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। आपको ये बजट 2025 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।